हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकसाला पीसीएस यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम लोग 72nd बीपीएससी के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। पहली वीडियो में कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे ये पढ़े थे आर्टेमिस 2 मिशन। इसमें क्या था कि 4 एस्ट्रोनॉट्स मून का चक्कर लगा के सक्सेसफुली वापस आए थे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें 5 कैटेगरीज में वर्ल्ड के यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग दी जाती है। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में पढ़े थे हम लोग कि क्लाइमेट चेंज वगैरह होने से फूड सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, वो चीज़ें पढ़े थे। इंडोनेशिया बैन सोशल मीडिया पढ़े थे कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर इंडोनेशिया ने सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लोबल पावर, ये टॉपिक है हमारे पास। फिर G20, यूएन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक ग्लोबल फायर पावर। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में बेसिकली हम लोग करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच में। क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच कि कोई भी टॉपिक आया तो उससे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे याद रखने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि क्लास के अंदर ही हम लोग को याद हो जाए। बाकी जो इससे रिलेटेड पीडीएफ वगैरह है, इसकी कोई जानकारी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रैकसाला पीसीएस करके, टेलीग्राम चैनल है क्रैकसाला पीसीएस, वो ज्वाइन कर लेना। क्रैकसाला पीसीएस सर्च करोगे टेलीग्राम पे मिल जाए, तो वहां पे ये पीडीएफ वगैरह की जानकारी मिल जाएगी कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। बाकी पेन और पेपर लेके इस वीडियो को देखने बैठना, क्योंकि जो मैं बताऊंगा उसको नोट भी करते चलना उसी फॉर्मेट में, ताकि वो लंबे समय तक याद रह सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहला टॉपिक ग्लोबल फायर पावर। पहला टॉपिक है ग्लोबल फायर पावर। देखो, ग्लोबल फायर पावर क्या है? ग्लोबल फायर पावर एक वेबसाइट है जो कि वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, जो कि वर्ल्ड में डिफेंस रिलेटेड डाटा इकट्ठा करती है। डिफेंस रिलेटेड डाटा इकट्ठा करती है। डिफेंस से संबंधित डाटा का संकलन करने का काम। ये क्लासेस देखो बाइलिंगुअल टाइप की हैं, भले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनो, हिंदी माध्यम वालों को भी समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखो, ग्लोबल फायर पावर एक वेबसाइट है जो कि पूरी दुनिया का डिफेंस रिलेटेड डाटा का संकलन करती है। तो इसने एक रिपोर्ट निकाला जिसका नाम है वर्ल्ड मिलिट्री स्ट्रेंथ 2026। इस रिपोर्ट में ग्लोबल फायर पावर ने ये बताया कि 145 देशों का डाटा का आकलन किया, एक एनालिसिस किया, और ये बताया कि किस देश की मिलिट्री सबसे स्ट्रांग है। तो इसमें निकल के आया कि सबसे स्ट्रांग मिलिट्री यूएसए की है, दूसरे नंबर पे आता है रशिया, तीसरे नंबर पे आता है चाइना, और फोर्थ पे आता है हमारा इंडिया। तो अब यहाँ से सवाल ये बन सकता है, या तो डायरेक्ट पूछ दे कि वर्ल्ड मिलिट्री स्ट्रेंथ 2026 में इंडिया की रैंक कितनी थी, तो इंडिया की रैंक कितनी थी? फोर्थ। सॉरी। या ये पूछ दे कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ग्लोबल फायर पावर नाम की संस्था पब्लिश करती है। तो इस तरह का सवाल यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा है, अगला आज का न्यूज क्या है? अगला न्यूज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक है G20 समिट। G20 समिट 2025। G20 समिट 2025। G20 समिट 2025। अब देखो, कोई, अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर देखे होगे तो करंट से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कोई इंटरनेशनल कोई बड़ी संस्था है न्यूज में, उसकी कोई मीटिंग हुई है या उसने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ऐसी चीजें न्यूज में आती हैं, तो उससे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल बनता है। अब G20 समिट है, G20 समिट है, तो सबसे पहली चीज इसमें देखना है लोकेशन की, ये हुआ कहाँ पे। तो ये हुआ जोहानसबर्ग में। कहाँ पे हुआ? जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका। और इस लोकेशन से रिलेटेड एक फैक्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना, ये पहली बार, फर्स्ट टाइम जो है, अफ्रीकन महाद्वीप में हुआ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हुआ।
पहली बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हुआ, मतलब पहली बार अफ्रीका महाद्वीप के किसी देश में ये G20 समिट हुआ। दूसरी चीज, ऐसी कोई समिट और मीटिंग होती है तो हमें याद रखना रहता है थीम। थीम क्या थी इस समिट की? सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी, इक्वेलिटी, इक्वेलिटी और सस्टेनेबिलिटी, और सस्टेनेबिलिटी। ठीक, तो ये थी थीम। बाकी ये दो चीजें तो इंपॉर्टेंट हो गई, और तीसरी चीज ये देख लेना कि ये जो G20 समिट 2025 में हुई, ये इसका 20th एडिशन था, 20वीं समिट थी, ये 20वीं मीटिंग थी, 20वीं मीटिंग थी। ठीक है, उसके बाद इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना है कि अब देखो जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ, तो आपसे ये पूछ दे कि प्रेसिडेंट कौन था, G20 समिट का अध्यक्षता किस देश ने की, प्रेसिडेंटशिप किस देश के पास थी, तो साउथ अफ्रीका के पास से। अब साउथ अफ्रीका के पास से ये 20वीं थी, तो साउथ अफ्रीका के पास से ये प्रेसिडेंटशिप किसके पास ट्रांसफर हो गई? यूएसए के पास, यूएसए के पास। ठीक है, तो जो G20 समिट 2026 वाली है वो कहाँ पे होगा? यूएसए में होगा। कहाँ पे होगा? यूएसए में होगा, तो ये भी ध्यान रख लेना। या तो ये पूछ देगा कि 21वीं G20 की समिट कहाँ पे होगी, 21वीं 21st वाली कहाँ पे होगी, तो यूएसए में होगी। फिर एक चीज आती है, जब हम लोग G20 पढ़ते हैं समिट, तो इसमें देखो कई डिक्लेरेशन होते हैं। जैसे जब ये G20 समिट 2025 वाला कंक्लूड हुआ, मतलब समाप्त हुआ, तो एक जोहानसबर्ग डिक्लेरेशन आया, जिसपे सभी लोग जो भी इस मीटिंग में भाग लिए, जो भी इस समिट में भाग लिए, सभी देशों ने इस पे साइन किया। तो जोहानसबर्ग डिक्लेरेशन पूछ लेगा किससे रिलेटेड है, तो ये भी बता देना किससे रिलेटेड है, G20 समिट 2025 से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद कुछ चीजें जिस पे डिस्कशन हुई, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है, तो वो भी हमको देखना पड़ता है। तो इसमें एक चीज की चर्चा हुई इस समिट में, स्पिरिट ऑफ यूबुंटू हम लोग फॉलो करेंगे। स्पिरिट ऑफ यूबुंटू क्या है? स्पिरिट ऑफ यूबुंटू जो है, देखो एक टर्म है, इससे डायरेक्टली सवाल बन सकता है। ये बेसिकली एक अफ्रीकन फिलॉसफी है, एक अफ्रीकन फिलॉसफी है, मतलब अफ्रीकी दर्शन है, अफ्रीकन फिलॉसफी है, जो कि इस चीज पे बेस्ड है कि आई एम बिकॉज बिकॉज यू आर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पिरिट ऑफ यूबुंटू है, यूबुंटू स्पिरिट किसकी बात करता है? म्यूचुअल कोऑपरेशन की, मतलब आपस में सहभागिता होनी चाहिए, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, विश्व में शांति, प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और एक ये कम्युनिटी सेंस, ये पूरे विश्व को एक कम्युनिटी मानता है, एक कम्युनिटी मानता है। तो बेसिकली बस एक जनरल आइडिया ले लो कि स्पिरिट ऑफ यूबेंटू के बारे में अगर तुमसे सवाल पूछता है, तो ये जान लेना कि स्पिरिट ऑफ यूबुंटू जो है वो एक अफ्रीकी दर्शन है, अफ्रीकन फिलॉसफी है, जो कि ये कहता है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे और विश्व की प्रगति में सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ठीक है, और ये पूरी दुनिया को एक तरह से इंटरकनेक्टेड मानता है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चर्चा एक जो थी वो हुई थी मिशन 300 पे। मिशन 300 क्या है? मिशन 300 ऐसे ही बिल्कुल याद रखना, वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, देखो पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन लो। अगर तुम लोग नोट्स बना रहे हो वीडियो के साथ साथ, तो पूरा लिखना, नहीं तो भूल जाओगे कि एडीबी क्या है। एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। वर्ल्ड बैंक और एडीबी का प्रोग्राम है, जिसमें 300 मिलियन लोगों को, 300 मिलियन लोग कहाँ के? सब सहारा रीजन के, सब सहारा रीजन मतलब सहारा डेजर्ट के आसपास वाले रीजन में 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये था 300, ये कब तक? और बाई 2030 तक जो भी सब सहारा रीजन है वहां के 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचाने का मिशन है। ये मिशन 300 किसका है? वर्ल्ड बैंक और
अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ने मिलके शुरू किया था इसको। बाकी अब G20 से रिलेटेड कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। ये G20 की स्थापना कब हुई, कब स्टेब्लिश हुआ? G20 स्टेब्लिश हुआ 1999 में। देखो, एक एशिया में बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, वित्तीय संकट पैदा हुआ था 1997 और 1998 में। उसके बाद उस संकट से निपटने के लिए कुछ देशों ने मिलकर एक अपना ग्रुप बनाया G20। तो कब बनाया? 1999 में। तो ये याद रखना कि 1999 अपने को याद रखना कि G20 की स्थापना हुई। उसके बाद अगर पूछ ले पहली समिट कब हुई, G20 की पहली समिट कब हुई? G20 की पहली समिट, देखो G20 की पहली समिट तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन एक चीज बस याद रखना कि ये हर साल होता है, एनुअल होता है, हर साल होता है। 2009 से ये रेगुलर होने लगा, 2009 से ये रेगुलर हर साल होने लगा। स्थापना तो 1999 में हो गई, लेकिन 2009 से जो है ये रेगुलर होने लगा। ठीक है, 2009 से ये रेगुलर होने लगा। एक चीज और याद रखना कि इंडिया जो है, भारत जो है, इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर है भारत जो है, फाउंडिंग मेंबर है। फिर उसके बाद एक चीज याद रखना इसमें कि इंडिया में ये समिट कभी हुई है, तो 2023 का जो G20 हुआ था वो कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली, भारत में हुआ था। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे और याद रखना, 2023 वाले में अफ्रीकन यूनियन को एज अ फुल मेंबर जोड़ा गया, अफ्रीकन यूनियन को। तो G20 में टोटल कितने मेंबर हो गए हैं? 19 तो कंट्रीज हैं, 19 देश हैं, प्लस एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन और प्लस अफ्रीकन यूनियन, ये मिला के बनता है G20। ठीक, अब एक चीज देखना, जैसे अब ये 20वीं मीटिंग थी, तो 19th G20 की मीटिंग, 19th G20 2024 में ये कहाँ पे हुआ था? 19 G20 2024 में ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था ब्राजील में। ठीक, अब 20th हम लोग पढ़ ही लिए, साउथ अफ्रीका में हुआ था, और 21st वाला कहाँ होने वाला है? नेक्स्ट 2026 में होगा। ये कहाँ पे होगा? ये होगा यूएसए में। तो एक टर्म आता है G20 ट्रोइका। G20 ट्रोइका, G20 ट्रोइका में 3 देश शामिल होते हैं, जहां पिछला समिट हुआ था, प्रेजेंट वाला जहां पे हो रहा है, और प्लस अगला जहां पे होगा। तो ये यूएसए, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं? ट्रोइका। तो ये भी पूछ ले कि G20 ट्रोइका के मेंबर कौन कौन से हैं, तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि G20 ट्रोइका के मेंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, G20 ट्रोइका के मेंबर कौन कौन से हैं, तो ये याद रखना। तब अब उम्मीद करते हैं कि G20 2025 से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और जो चीज तुम लोग को ना समझ में आए, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बता दिया करो। कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर जाएगा, हमारी टीम की तरफ से कमेंट का रिप्लाई प्रॉपर आपको जाएगा। कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो कि ऐसा नहीं सर ऐसा पढ़ाइए, तो वो सजेशन को भी अगर अच्छा होगा तो एक्सेप्ट किया जाएगा। या कोई चीज आपको डिमांड कर दे कि सर इस चीज की जरूरत है, इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए, तो वो चीज भी हम लोग यहाँ पे जरूर इंक्लूड करेंगे। क्योंकि पहले दिन ही बताया था, ये जो क्रैकशाला पीसीएस, ये जो प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हो तुम, तो ये कोई ऐसा नहीं है मैं एज ए टीचर और ऐसे पढ़ा रहा हूँ। मैं एज एन एस्पिरेंट, बिल्कुल एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ कि एज ए एस्पिरेंट मुझे क्या क्या दिक्कत आ सकती है अगर मुझे पेपर देना हो, तो उन्हीं दिक्कतों को सॉल्व करना यहाँ पे क्रैकशाला पीसीएस की टीम का उद्देश्य है। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। आज का तीसरा टॉपिक यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब देखो यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। यूनाइटेड नेशन
विश्व जल विकास रिपोर्ट, विश्व जल विकास रिपोर्ट, ठीक है। ये देखो कब लॉन्च हुआ, 23 मार्च को लॉन्च हुआ। अब कहोगे सर अभी तक आपने डेट नहीं बताई, इसका डेट क्यों बता रहे हो? तो इसका डेट इसलिए बता रहा हूं कि 23 मार्च को विश्व वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि डेज वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, डेज पूछा जाता है। तो विश्व जल दिवस या वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, ठीक है। अब ये जो वर्ल्ड वाटर डे है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कौन पब्लिश करता है। अगर ये पूछा जाए कि कौन पब्लिश करता है, तो पब्लिश्ड बाय यूनेस्को, यूनेस्को इसको पब्लिश करता है, यूनेस्को इसको पब्लिश करता है ऑन बिहाफ ऑफ यूएन वाटर, यूएन वाटर, यूनाइटेड नेशंस की ही एक संस्था यूएन वाटर, उसके बिहाफ पे, मतलब उसके लिए कौन काम करता है? यूनेस्को। तो सवाल ये आता है कि रिपोर्ट बनाता कौन है, बनाता कौन है? तो बेसिकली यूनेस्को बनाता है, बेसिकली कौन बनाता है? यूनेस्को बनाता है, ठीक। अब ये हर साल ये रिपोर्ट निकलती है, तो एक इसका थीम या टाइटल होता है। तो वो टाइटल 2026 के लिए किस नाम से ये रिपोर्ट निकली है, किस नाम से ये रिपोर्ट निकली है? तो ये निकली है वाटर फॉर ऑल पीपल, वाटर फॉर ऑल पीपल, सॉरी, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब ये रिपोर्ट में बताता क्या है? इस रिपोर्ट में बेसिकली ये बताता है कि कितने लोगों के पास दुनिया में एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, मतलब कि साफ पानी के जो रिसोर्सेज हैं वो कितना एक्सेसिबल है, कितने लोग एक्सेसिबल हैं। साथ में ये जेंडर इक्वेलिटी की भी बात करता है, जेंडर इक्वेलिटी ये बताता है कि महिलाओं का इतना समय कुछ जगहों पे पानी भरने में निकल जाता है। और फिर ये बताता है कि इक्विटेबल, इक्विटेबल एक्सेस है कि नहीं वाटर का, मतलब हर जगह पे समान रूप से पानी अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सारी चीजें बताते हैं। तो ये लाइन जो मैंने बताई, देखो ये लाइन क्यों लिखी है, यहाँ आपकी स्क्रीन पे हर एक लाइन जो लिखी जाएगी या हर एक लाइन जो मैं बोलूंगा उसका कोई ना कोई मतलब होगा। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दिया और पूछ लिया कि इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जब जर्नल आइडिया रहेगा तुम्हारे पास कि इस रिपोर्ट में बताया क्या जाता है, तो तुम जो है सही जवाब तक पहुंचने में आसानी होगी, ठीक है। तो वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट में ये सारी चीजें याद रखना, क्या क्या, कौन पब्लिश करता है, बनाता कौन है? यूएन, यूनेस्को बनाता है, किसके लिए? यूएन वाटर संस्था के लिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर पूछ दिया जाए तो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। कब स्थापना हुई थी? 1945 में। तो थोड़ा सा ये भी देख लेना, ठीक। अगला, चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग का है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे सवाल कई परीक्षाओं में, केवल बीपीएससी ही नहीं, तुम यूपी पीसीएस देख लो, स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम देख लो, कुछ भी देख लो, तो वहां पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट पढ़ाया जाता है, मतलब उससे सवाल देखने को मिल जाएगा। WHR शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, कोई भी रिपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? इसको कौन लॉन्च करता है, कौन लॉन्च करता है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सॉल्यूशन नेटवर्क, ये एक संस्था है, ये इसको जारी करती है, इस रिपोर्ट को। UNSDSN भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, UNSDSN। UNSDSN क्या है? ये 2012 में बना था। कौन बनाया था? यूनाइटेड नेशन ही बनाया था। किस लिए बनाया था, किस लिए बनाया था? प्रमोट करने के लिए। क्या प्रमोट करने के लिए, क्या प्रमोट करने के लिए?
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य और पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट पता होगा कब आया था, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट। और एसडीजी इसको लागू करने के लिए ये एक संस्था बनाई गई, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन रिपोर्ट। तो ये क्या जारी करता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या, दुनिया में लोगों के वेलबींग की बात करता है, दुनिया में लोगों की खुशी और भलाई की बात करता है, ठीक है। और ये जान लो, ये यूएन एसडीएसएन के साथ साथ इस रिपोर्ट को जारी करने में किसका हाथ होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ, ये अगर डिटेल में पूछ दिया, थोड़ा सा डिटेल में पूछ दिया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर, वेलबिंग रिसर्च सेंटर और प्लस गैलप नाम की एक संस्था है, गैलप नाम की एक संस्था है। ये बेसिकली ये तीन संस्थाएं मिलके, लेकिन आप जनरली जब मैगजीन्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें केवल यूएनएचडीएसएन का नाम दिया रहता है, कोई भी मैगजीन वगैरह, लेकिन साथ में ये देखो, इसीलिए ये वीडियो को ध्यान से देखते रहना कि एक दो स्टेटमेंट ऐसे यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिकली इस वीडियो का उद्देश्य ही है ना कि क्रक्स, डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन जो एज एन एस्पिरेंट पॉसिबल नहीं होता है आप हर चीज पे ध्यान दे पाओ, तो उसी के लिए ये वीडियो का उद्देश्य ही वही है कि जो चीजें ना पहुंच पाए आप तक उसको पहुंचाना। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर और प्लस गैलप, ये तीन संस्थाएं मिलके ये रिपोर्ट बताती कि दुनिया में कितने लोग खुशहाल हैं, दुनिया में कितने लोग वो हैं, ठीक है। इसमें 140 देशों का असेसमेंट किया गया, 140 देशों का असेसमेंट किया गया, ठीक है। 140 देशों का असेसमेंट करके जो वहां के लोगों की जिंदगी है, 140 देशों के लोगों की जिंदगी है, उसको 0 से 10 के स्केल पे नंबरिंग की गई, 0 से 10 के स्केल पे। 0 का मतलब होता है वर्स्ट और 10 का मतलब सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसमें क्या याद रखना है, ये जो स्केलिंग होती है वो कौन से फैक्टर्स पे होती है, बेसिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं तो उस पे स्केलिंग होती है। तो ये फैक्टर्स का नाम हमको नहीं याद रखना, जैसे इसमें आता है जीडीपी पर कैपिटा हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, ये सारी चीजें मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स पे ये अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, देशों को नंबर देता है 0 से 10 के बीच में। तो इसके नंबर के हिसाब से अब इसमें टॉप 5 कंट्रीज जो हैं, टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी है, सबसे पहले नंबर पे फिनलैंड, सबसे पहले नंबर पे फिनलैंड, दूसरे नंबर पे है आइसलैंड, तीसरे नंबर पे है डेनमार्क, और चौथे नंबर पे है कोस्टा रिका, और पांचवें नंबर पे है क्या, स्वीडन। अगर इसी 140 में लास्ट 5 देशों की बात करें तो लास्ट 5 देशों में सबसे नीचे जो आता है अफगानिस्तान, उसके बाद है सिएरा लियोन, उसके बाद मालावी, मालावी, फिर जिम्बाब्वे, ये लास्ट कंट्री है, ये सबसे लीस्ट हैप्पी है, ये सबसे लास्ट अफगानिस्तान, ये ध्यान रखना। सबसे फर्स्ट कौन सा है, फिनलैंड, ये याद रखना, फिनलैंड। अब बात करते हैं इसमें इंडिया के पोजीशन की, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। इंडिया का पोजीशन कितना है, इंडिया का पोजीशन है इस साल 118, 2025 वाली रिपोर्ट में 118, 2024 में इंडिया का पोजीशन था 126, 126, 2024 में इंडिया का पोजीशन था 126। तो क्या हुआ है, भारत में खुशी का स्तर बढ़ा है, वेलबिंग का स्ट्रक्चर, भारत में वेलबिंग का स्तर जो है, खुशी का स्तर लोगों के बढ़ा है, ठीक। तो ये सारी चीजें याद रखना, ये सारी चीजें याद रखना, किससे,
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या क्या हम लोग पढ़े? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के बारे में कि 2012 में यूएन ने बनाया एसडीजीज को प्रमोट करने के लिए और पेरिस एग्रीमेंट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। फिर क्या पढ़े कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके साथ मिलके, ये यूएनएचडीएसएन प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर प्लस ये गैलप नाम की संस्था, ये मिलके बनाते हैं। ये 140 देशों के लोगों को लाइफ को 0 से 10 के स्केल पे कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे रेट किया, जिससे ये निकल गया है कि दुनिया में सबसे खुशहाल जो देश हैं उसमें फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टारिका, स्वीडन है। और जो सबसे लीस्ट जो खुश देश हैं वो जिम्बाब्वे, मलावी, सिएरा लियोन और अफगानिस्तान सबसे दुखी देश है, मतलब सबसे कम खुश है। भारत की रैंक 2024 में 126 थी, अब हो गई 118। मतलब खुशी के स्तर में, वेलबिंग के स्तर में भारत में सुधार हुआ है, भारत में सुधार हुआ है, ठीक है। बात करेंगे एसडीजी की, इससे एक सवाल तो फिक्स है, 17 गोल। 17 गोल कब अडॉप्ट किए गए थे? 2015 में। 2015 में ये एसडीजी आया था कि 2030 तक ये 17 गोल जो है ये अचीव करना है। 17 गोल का नाम हमेशा याद रखना, 17 गोल का नाम आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखो, जीरो पॉवर्टी, इस डायग्राम में देख लोगे, जीरो हंगर। तीसरा गोल क्या है? हेल्थ। चौथा एजुकेशन। पांचवा जेंडर इक्वलिटी। छठवां साफ पानी, क्लीन वाटर। सातवां है अफोर्डेबल एनर्जी। आठवां इकोनॉमिक ग्रोथ। नौवां इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। 10वां असमानता, ये इंपॉर्टेंट है, असमानता। 11वां क्या है? सस्टेनेबल शहर होना चाहिए। 12वां क्या है? प्रोडक्शन कंजप्शन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। 13वां क्लाइमेट चेंज। 14 लाइफ बिलो वाटर। 15 लाइफ ऑन लैंड, जमीन पर लाइफ। 16वां जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। और 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये एसडीजी गोल एक बार जरूर रिवाइज करो, एकदम रट डालो इसका, एकदम रट्टा मार लो, एकदम रट्टा मार लो। एसडीजी गोल को रट डालो, 17 के 17 गोल रट लो एकदम, ठीक। अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है आज? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? आईबीएसए डायलॉग फोरम। आईबीएसए डायलॉग फोरम। आईबी, ये आज का 5वां टॉपिक है, आईबीएसए डायलॉग फोरम। ये देखो, बेसिकली इसमें आईबीएसए का मतलब क्या है? आईबीएसए का मतलब है कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राजील प्लस साउथ अफ्रीका, इन तीनों देशों के, जिसमें तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लिए थे। ये एक डायलॉग फोरम है जो इस साल कहाँ पे हुआ? 2026 में, 2026 कह रहा हूँ, सॉरी, 2025 में ये कहाँ पे हुआ? ये भी जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका। जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ, ये याद रखना, ठीक। देखो, ये ज्यादा कुछ इसमें वो नहीं, थोड़ा सा आईबीएसए के बारे में जान लो। क्या है आईबीएसए? 2003 में बना था, ये तीनों देशों ने मिलकर बनाया था कि आपस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज और इन सब चीजों पे हम लोग आपस में इस फोरम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपस में इस फोरम में डिस्कस करेंगे। सबसे जरूरी चीज अगर ये पूछे इसका हेडक्वार्टर, तो इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ना कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट है, कोई परमानेंट सचिवालय भी नहीं है कि ये मैं बताऊं आप लोग का। प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? प्रेजेंट में ये साउथ अफ्रीका इसका चेयरपर्सन है, ठीक है। चेयरपर्सन या चेयरमैन है, ठीक। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये जान गए। अब देखो, इसमें 2025 वाली मीटिंग में एक आईबीएसए डिजिटल डिजिटल इनोवेशन अलायंस बनाने की बात हुई। डिजिटल इनोवेशन अलायंस बनाने की बात हुई है, तो ठीक है, बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। क्या बनेगा? डिजिटल इनोवेशन अलायंस। इससे क्या होगा? जो दोनों, ये तीनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तीनों देशों के बीच
कि जो टेक्नोलॉजी जैसे इंडिया का यूपीआई है उसको कैसे प्रमोट करें, साइबर सिक्योरिटी कैसे तीनों देश अपने देश का मजबूत करें। तो ये सारी चीजें ये डिजिटल इनोवेशन अलायंस बना इसके लिए कि तीनों देश मिलके इन सारी चीजों पे काम करेंगे। एक चीज थोड़ा ये देख लेना, एक आईबीएस से ट्रस्ट फंड बना था, आईबीएसए ट्रस्ट फंड कब बना? ये 2004 में, 2004 में बना था। आईबीएसए ट्रस्ट फंड कब बना? 2004 में बना। और ये ऑपरेशनल हुआ 2006 से, ऑपरेशनल हुआ 2006 से। किस लिए ये इम्पोर्टेंट है? किस लिए ये इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये इन तीनों देश में ये फंड जो पॉवर्टी और हंगर एलिवेशन में यूज किया जाएगा। भूख भूख और गरीबी से लड़ने के लिए ये जो है फंड का यूज होगा। ठीक है, तो पॉवर्टी ये पूछ दे सकता है ना, जैसे सवाल ये पूछ दिया कि आईबीएसए ट्रस्ट फंड का ऑब्जेक्टिव क्या था, कब बना था और क्या ऑब्जेक्टिव था। तो बना था 2004 में, ऑपरेशनलाइज हुआ 2006 से। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? गरीबी और भुखमरी को हटाना। ये कुछ और पूछ दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर एक चीज और यहां से नोट कर लो, इफ्सा मार ये क्या है? ये एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मतलब तीनों देशों के बीच में, तीनों देशों की नेवी के बीच में एक्सरसाइज है। नेवी के बीच में तीनों देशों, कौन कौन से? इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो एक्सरसाइज से भी सवाल बीपीएससी में देखे हुए पूछा गया है। हर अलग अलग एग्जाम में देखो, बीपीएससी के एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपने बढ़ते हैं। आज का छठवां टॉपिक क्या है? आज का छठवां टॉपिक है हमारे पास यूएनएफसीसी कॉप 30, यूएनएफसीसी कॉप 30, यूएनएफसीसी कॉप 30। सबसे पहले चीज, यूएनएफसीसी क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, 1992 में जो रियो वाला अर्थ समिट हुआ था, रियो अर्थ समिट, याद रखना, ये पूछ दे जिसको नहीं याद है कि रियो अर्थ समिट कब हुआ था 1992 में। यहाँ पे तीन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तीन ऑर्गेनाइजेशन। पहला तो यूएनएफसीसी बता ही दिए, दूसरा बना था एक यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और तीसरा बना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी। तो ये तीनों को बोला जाता है सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों को बोला जाता है सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। चलो अब लौटते हैं अपने कॉप 30 पे। कॉप 30 सबसे पहले मैंने बताया ऐसा कुछ हो तो क्या देखेंगे? लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे हुआ? बेलम, बेलम, बेलम कहाँ पे है? ब्राजील में, बेलम कहाँ पे है? ब्राजील में है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या? बेलम पैकेज पास हुआ, बेलम पैकेज पास हुआ, बेलम पैकेज जिसमें 29 डिसीजंस इंक्लूड किए गए, जिसपे सभी देशों ने जो जो इस कॉप में, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब यूएनएफसीसीसी की जो भी पार्टीज है, पार्टीज का मतलब जो भी इसकी सिग्नेटरीज है, जिन लोगों ने भी इस कन्वेंशन पर, जिन देशों ने साइन किया है, तो वो एक तरह से पार्टीज हो गए। अब जब इनका कॉन्फ्रेंस होगा, मीटिंग होगा, तो उसको बोलते हैं कॉप। तो ये है कॉप 30, कॉप 30, कॉप 30 कहाँ पे हुआ? बेलम, ब्राजील में। कब? 2025 में कॉप 30, 2025 में। ठीक, अब ये देखो, ये बेलम जो है ये आता है अमेजोन वाले, अमेजोन जंगलों के क्षेत्र में, अमेजोन रीजन के क्षेत्र में।
तो इसलिए ये जो COP30 को, ये जो COP30 हुआ, इसको एक नाम दिया गया, 3 नामों से बोला गया, कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कॉप ऑफ ट्रुथ और फॉरेस्ट कॉप। तो ये अगर पूछ दे कि फॉरेस्ट कॉप कहाँ पे हुआ, फॉरेस्ट कॉप कहाँ पे हुआ, फॉरेस्ट कॉप कहाँ पे हुआ, तो ये भी बताओगे बेलम। या कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इसलिए पूछा गया कि पेरिस एग्रीमेंट को लागू हुए, पेरिस समझौतों को भी 10 वर्ष हो गए। पेरिस एग्रीमेंट अभी मैंने ऊपर बताया तो 2015 में आया था, तो इसका भी 10वीं एनिवर्सरी थी। तो इम्प्लीमेंटेशन इसलिए कि कौन देश कितना इम्प्लीमेंट किए हैं, उन सारी चीजों की भी इस कॉप वाली मीटिंग में चर्चा होगी। ठीक, बेलम ब्राजील, बेलम पैकेज याद रखना, कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कॉप ऑफ ट्रुथ और फॉरेस्ट कॉप, ये याद रखो। और यहाँ से क्या याद रखोगे, और कुछ याद रखने वाला है, और कुछ ये याद रखना कि ये COP30 में 198 कंट्रीज ने हिस्सा लिया, 198 कंट्रीज ने हिस्सा लिया, बेलम पैकेज या बेलम डिक्लेरेशन पे साइन किया। ये जैसे ये देख रहा COP30 है, तो COP1 कहाँ पे हुआ था, पहला COP कहाँ पे हुआ था, COP1 हुआ था बर्लिन में। बर्लिन, बर्लिन कहाँ है, जर्मनी, बर्लिन जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था ये पहला कॉप, 1995 में हुआ था, 1995 में हुआ था। अब कॉप से रिलेटेड कुछ और चीजें याद रख लेना। अब ये COP30 हुआ, COP31 कहाँ पे होगा, तुर्की में। कहाँ पे होगा, तुर्की में 2026 में। और बात करें COP32 की, COP32 कहाँ पे होगा, इथियोपिया में, इथियोपिया में 2027 में। और ये जो 2027 के बाद 2028 वाला कॉप होगा, 2028 वाला कॉप, ये इंडिया चाहता है, ये इंडिया का डिजायर है कि इंडिया में हो, ये इंडिया चाहता है, इंडिया वांट्स कि ये 2028 वाला कॉप इनके यहाँ हो, इंडिया में हो, भारत में हो। ठीक है, क्या भारत में इससे पहले कभी कॉप हुआ है, तो जी हाँ हुआ है, 2002 में। 2002 में कौन सा कॉप, 2002 में हुआ है, ये था COP8। ठीक, तो इतनी चीजें याद रखना कि COP31 कहाँ पे होने वाला है, तुर्किया में। COP32 कब होना है, इथियोपिया में होना है 2027 में। COP30 कहाँ पे हुआ, COP30 बेलम ब्राजील में हुआ। ठीक, और कॉप के बारे में याद रखना कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट और ये वो बात, इसमें COP31 में एक चीज और याद रखना है, एक चीज COP31 में और नोट कर लो। COP31 में एक चीज और, COP30 सॉरी 31 में, 30 में एक चीज और नोट कर लो, ग्लोबल, ग्लोबल म्यूटिराओ एग्रीमेंट। डायरेक्ट ये पूछेगा ग्लोबल म्यूटिराओ एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, ग्लोबल म्यूटिराओ एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, या COP30 से रिलेटेड है। म्यूटिराओ ब्राजील का ही एक शहर है एक तरीके का, तो उस वहां पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ, तो ग्लोबल म्यूटिराओ एग्रीमेंट। ये भी बेसिकली किस पे फोकस है, इसका भी फोकस क्या है, क्लाइमेट चेंज और पेरिस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन पे, क्लाइमेट चेंज और पेरिस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन पे। ठीक, तो अब ज्यादा इसमें चीजें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही इनफ है, इतना इनफ है। सिंपल सॉर्टेड चीजों को रखेंगे तो वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रिटेन रहेगी। अब मान 3 स्टेटमेंट आ भी गया, तुमको 1-2 स्टेटमेंट आता है, तो एलिमिनेशन ट्रिक वगैरह लगा के तो वो सही आंसर तक पहुंच सकते हो, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी सही आंसर तक पहुंचने की। अब यही यूएन कॉप, तो ऐसे तुम कोई मैगजीन पढ़ो, मैगजीन में 2 पेज कवर होगा, तो उसी 2 पेज को ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि उसी 2 पेज को आपको कैसे 4 लाइन में चीजों को समझाया जाए, एग्जाम वर्दी पॉइंट उसमें क्या है वो याद करो और आगे बढ़ो। ठीक है, मैगजीन में छापने को वो 100-150 पेज की एक मैगजीन छापते हैं, उसको हम लोग क्रिस्प करके 30-40 पेज में लाएंगे। और यहाँ पे 100-150 पेज में तो आपको पूरे के पूरे 4 से 5 मैगजीन का क्रैक्स मिलेगा, क्रैक्साला पीसीएस की तरफ से। वो जो पीडीएफ है उसके लिए बताया हूं मैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे पीडीएफ से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। आज का अगला टॉपिक है, 7वां टॉपिक कौन सा है, आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेरू टू ग्रांट लीगल स्टेटस टू बीज। यहीं पे देख लो, पेरू ने मधुमक्खियों को, ये अमेजोन क्षेत्र में पाए जाने वाली
अमेजोन क्षेत्र में पाए जाने वाली स्टिंगलेस मधुमक्खियां, स्टिंगलेस मतलब बिना डंक वाली मधुमक्खियां, बिना डंक वाली मधुमक्खियां, ये क्या है, बिना डंक के, इनका डंक नहीं होता है, बिना डंक वाली मधुमक्खियों को लीगल स्टेटस मतलब कानूनी मान्यता, वो भी अब एक तरह से इनके पास राइट्स होंगे, अधिकार है, मधुमक्खियों का अपना अधिकार है। तो पेरू ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, दुनिया का पहला देश बन गया है जो किसी कीट को, कीड़े को, किसी कीड़े वाली प्रजाति को लीगल स्टेटस दिया है, लीगल स्टेटस दिया है। कौन? पेरू। पेरू, पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू कहाँ पे है? पेरू साउथ अमेरिका में, लीमा। ठीक है, पेरू की राजधानी लीमा। बाकी अगला टॉपिक क्या है? यूएनईपी सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यूएनईपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम सबसे पहले, ये तो ये देख लो, इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई? 1972 में। इसका हेडक्वार्टर पूछता है सवाल में, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरी चीज, दूसरी चीज इसमें क्या, दूसरी चीज क्या याद रखनी है? दूसरी चीज ये याद रखनी है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने एक लिस्ट बनाई है, एक लिस्ट बनाई है किस चीज की? 20 शहर की, दुनिया भर से 20 शहर की, जो कि जीरो वेस्ट की तरफ, मतलब जीरो वेस्ट का मतलब वहां कचरे का प्रबंधन वगैरह बहुत अच्छा है। तो इसमें भारत का एक शहर जो है वर्कला, वर्कला शहर जो कि केरला में है, वर्कला शहर जो कि केरला में है, ये इस लिस्ट में इंक्लूड है, इस ये इस लिस्ट में इंक्लूड है। तो भारत का करकला वर्कला जो शहर है केरला में, वो इस लिस्ट में इंक्लूड है। जीरो वेस्ट के लिए, जीरो वेस्ट के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक दिन भी बनाया है जो हर साल मनाए, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ये हर साल कब मनाया जाता है? 4 मार्च को, 4 मार्च को। इसी दिन ये यूएनईपी ने ये रिपोर्ट निकाला, 4 मार्च को, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। और ये जो जीरो वेस्ट का डे है 4 मार्च को, ये डे है 4 मार्च को, और 4 मार्च को हर साल इसकी एक थीम पे, थीम भी रखी जाती है। तो 2026 का जो थीम था क्या था? फूड वेस्ट, फूड वेस्ट। 2026 की थीम फूड वेस्ट। तो इतनी सारी बातें यहाँ से याद रखना है आप लोग को, यहाँ से ये सारी चीजें याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? चलो अगला, सिपरी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर। 7वां टॉपिक देख लिया, 8वां टॉपिक देख लिया, अब ये आ जाओ 9वां। सिपरी, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च। सिपरी, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च, ये स्वीडन में स्टेब्लिश है, एक तरह की संस्था है जो कि एक रिपोर्ट निकाली है, जिस रिपोर्ट का क्या नाम है? ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर्स। ठीक, अब ये ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर में क्या बताया? यूक्रेन जो है, यूक्रेन, यूक्रेन टॉप इंपोर्टर है दुनिया में, हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है यूक्रेन। मतलब यूक्रेन ने साल 2025 में दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं। बाकी अब इंपोर्ट के मामले में इंडिया जो है, इंडिया जो है दूसरे नंबर पे, इंडिया सेकंड नंबर पे है। अगर बात करें इसी में एक्सपोर्ट की, तो सबसे ज्यादा हथियार बेचे कितने हैं? तो एक्सपोर्ट में यूएसए जो है फर्स्ट है, यूएसए फर्स्ट है, यूएसए जो है पहले नंबर पे। इंडिया ने सबसे ज्यादा हथियार कहाँ से लिए हैं? इंडिया ने सबसे ज्यादा हथियार लिए हैं रसिया से, ऐसे सवाल पूछता है, फिर फ्रांस से, और फिर उसके बाद यूएसए से, और सॉरी यूएसए नहीं, इजराइल से।
तो इंडिया ने इन तीन देशों से सबसे ज्यादा हथियार लिए हैं। इंडिया ने इन तीन देशों से सबसे ज्यादा हथियार लिए, और दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीदा है? यूक्रेन। और इंडिया जो है इस मामले में दूसरे नंबर पे है, और एक्सपोर्ट के मामले में यूएस से पहले नंबर पे है। ठीक। फिर अगला टॉपिक क्या है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई इंडेक्स है तो वो बहुत जरूरी होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्या है? 10वां टॉपिक, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। कोई इंडेक्स आए तो सबसे पहले क्या जानना है? कौन इसको लॉन्च करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और नोट करते जाया करो, ये बार बार पूरा नाम मैं नहीं लिखूंगा, इससे ज्यादा समय आता है पूरा लिखने में। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये कहाँ पे लोकेटेड है? सिडनी में। सिडनी में लोकेटेड है एक इंस्टीट्यूट है, जो कि वर्ल्ड में 163 देशों में ये देखता है कि आतंकवाद का क्या वो है, क्या स्तर है। आतंकवाद के मामले में 163 देशों को रैंक करता है। तो इसमें पाकिस्तान को पहले स्थान पे रखा है, यहाँ पे टेररिज्म सबसे ज्यादा है। इंडिया के रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक 13वीं है, मतलब आतंकवाद से प्रभावित देशों में भारत 13वें नंबर पे आता है। साथ में एक लाइन और याद कर लेना कि अटैक्स में, मतलब टेरर अटैक्स में और टेरर से हुई डेथ, ये दोनों वर्ल्ड में इसमें कमी आई है। वर्ल्ड में इसमें कमी आई है। नंबर ऑफ अटैक्स, नंबर ऑफ अटैक्स और नंबर ऑफ डेथ, दोनों में आतंकवाद से रिलेटेड। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब आतंकवाद की बात हो रही तो आतंकवाद से रिलेटेड नंबर ऑफ अटैक, नंबर ऑफ डेथ में पूरे विश्व में क्या गिरावट दर्ज की गई है। बट अभी भी एक ये गंभीर समस्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। आतंकवाद एक सीरियस प्रॉब्लम है, कमी तो आई है लेकिन सीरियस प्रॉब्लम है। और इस्लामिक स्टेट को सबसे डेडलीस्ट ग्रुप, सबसे डेडलीस्ट टेरर आउटफिट माना है, टेरर ग्रुप माना है। किसने? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ने, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ने। और अगर इसमें ये बोले इंडिया का स्कोर कितना है, यहाँ भी ये ग्लोबल टेररिज्म इसको 0 से 10 के स्केल पे स्कोर करता है। तो 6.428, 6.428, तो ये स्कोर भी याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात क्यों हो रही है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात क्यों हो रही है? देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात किस लिए हो रही है? ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स पहले तो जानो क्या है। ये अर्थ क्रस्ट के अंदर काफी एबंडेंट मात्रा में मौजूद है, लेकिन इनको अभी निकाला नहीं गया है। ये कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, टोटल इसमें 17 मिनरल्स है, 17 मिनरल्स का ग्रुप है। अब ये देखो, 17 मिनरल का नाम याद करने बैठ जाओगे तो यही याद करके जाना एग्जाम में। कुछ चीजें कठिन है तो उसको जरूरी नहीं उस पर ज्यादा मेहनत करो, पहले ये देखो कि आसान नंबर कहाँ से बने। बस तुम ये ध्यान दो कि 17 मिनरल्स का ग्रुप है जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। अभी जापान के अभी जापान के मिनामी तिरोसीमा आइलैंड, मिनामी तिरोसीमा आइलैंड पे ये रेयर अर्थ एलिमेंट का एक बहुत बड़ा रिसोर्स, बहुत बड़ा वो पाया गया है, जखीरा, या उसको वो कह लें कि यहाँ पे डिस्कवर्ड हुए हैं रेयर अर्थ एलिमेंट काफी लार्ज क्वांटिटी में, काफी लार्ज क्वांटिटी में। क्वांटिटी इतनी है कि ग्लोबल डिमांड फुलफिल कर सकता है। अगर इसका अच्छे से दोहन हो तो कई सौ सालों तक 100 ईयर से ज्यादा पूरा ग्लोबल डिमांड को पूरा कर सकता है। याद क्या रखना है? ये मिनामी तिरोसीमा आइलैंड, ये पूछा जाए मिनामी तिरोसीमा आइलैंड जो अभी न्यूज में था वो कहाँ पे है, तो वो जापान में है। और यहाँ पे चिक्यू नाम के, चिक्यू
चिक्यू क्या है? एक समुद्रयान है, एक वेसल है। चिक्यू वेसल से ये डीप वाटर गया। डीप वाटर में ये जो है रेयर अर्थ एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, जिसमें एट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रियम, डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम, ये कुछ ऐसे मिनरल हैं कि इनकी जो ग्लोबल डिमांड है वो 700 प्लस सालों तक पूरी हो सकती है, केवल इस इकलौते मिनामी तिरोशिमा आइलैंड से। तो याद क्या रखना है, मिनामी तिरोशिमा आइलैंड कहाँ पे है? जापान में। चिक्यू क्या है? एक डीप वाटर वेसल है। डीप वाटर वेसल है। रेयर अर्थ एलिमेंट कितने मिनरल्स का ग्रुप है? 17 मिनरल्स का ग्रुप। तो ये सारी चीजें यहाँ से याद रखना। अगला टॉपिक हमारा है, आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स क्या है? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बेसिकली ये बताता है किस देश में मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम कितना अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम कितना अच्छा है, किस देश में मैन्युफैक्चरिंग करना ज्यादा आसान है, किस देश में मैन्युफैक्चरिंग करना ज्यादा आसान है। तो किस देश में ज्यादा आसान है? चाइना जो है इसमें फर्स्ट प्लेस पे आता है, चाइना। दूसरे नंबर पे आता है मलेशिया, मलेशिया सेकंड प्लेस पे, और इसके बाद आता है वियतनाम। वियतनाम आता है तीसरे प्लेस पे। इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में इंडिया की रैंक 6th है। और ये लास्ट ईयर भी इतनी ही थी, लास्ट ईयर भी 6 ही थी, इस साल भी 6 ही है। बेसिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 43 पैरामीटर्स को 8 पिलर में डिवाइड किया गया, 8 पिलर में डिवाइड किया है। जैसे कहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी कितनी है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस किस तरीके के हैं, सप्लाई चेन वहां पे कैसा है। तो इन सारे 8 पिलर के बेसिस पे, 8 पिलर के बेसिस पे देशों को रैंक किया गया, देशों को रैंक किया गया। तो उसमें जो है चाइना सबसे फर्स्ट उभरा है। इंडिया 6th है, लास्ट ईयर भी इंडिया 6th था। तो यहीं पे अब ये वीडियो को खत्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में फिर इंटरनेशनल अफेयर्स के अभी और भी जो सवाल बचे हैं, जो भी टॉपिक्स बचे हैं उसको कवर करेंगे। अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल, फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे सर्च करो क्रैक साला पीसीएस। क्रैक साला पीसीएस चैनल टेलीग्राम पे सर्च करना, वहां पे इसको ज्वाइन कर लो, सारे अपडेट्स वहां पे मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा इसको लाइक वाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके बताना वीडियो अच्छा था, कोई सुझाव है आप लोग का, कोई सजेशन है, या कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई, या पढ़ाने की वे ऑफ टीचिंग में कुछ दिक्कत है, कोई कुछ लोगों को ना समझ में आ रहा हो, तो ये कमेंट करके बता सकते हो। इसका हम लोग रिप्लाई भी आपको जरूर देंगे। अगली चीज, ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्रैक साला पीसीएस। यहाँ पे ये जो करंट अफेयर्स का जो 30 सवाल आने वाले हैं, उस 30 सवाल में हम लोग का टारगेट ये 25 प्लस बिल्कुल सही करके आएंगे, 25 प्लस बिल्कुल सही करके आएंगे। और पूरा एकदम करंट अफेयर A to Z तैयारी इन वीडियोस के थ्रू, करंट अफेयर का A to Z वीडियोस में आपको मिलेगा। अभी इंटरनेशनल चल रहा है, इसके बाद इस स्पोर्ट्स शुरू करेंगे, फिर नेशनल शुरू होगा, ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक एग्जाम तक सारा करंट अफेयर आप लोग का कवर किया जाएगा। ठीक है।